सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 9 के छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी को उपाधि देनी होती है, किसकी, मूर्ख की या बेवकूफ की, तो हम लोग क्या करते थे, किस शब्द का प्रयोग करते थे? गधाहा शब्द का प्रयोग करते थे। लेकिन प्रेमचंद ने अपने इस पाठ में, जिसका शीर्षक क्या था, 2 बैलों की कथा में, मैंने पूर्व में ही कहा था कि जानवरों को हम मनुष्यों से भी श्रेष्ठ दिखाया है। अगर वर्तमान की भी कई घटनाओं को आप लोग देख लें, जिसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं कि जिस तरह का व्यवहार हमारे द्वारा किया गया है जानवरों के साथ, वो कहीं से भी हमारी मनुष्यता या मानवता को प्रदर्शित नहीं करती है। तो जो पिछले दिनों और हम लोगों ने एक विषय पे चर्चा की थी कि जिस गधे को हम लोग मूर्ख या बेवकूफ समझते हैं, वास्तव में वो मूर्ख या बेवकूफ नहीं है। उसकी सीधेपन ने, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ऋषि और मुनियों की श्रेणी में ले जाकर रख दिया है या खड़ा कर दिया। इसी क्रम में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि कैसे गाय भी जो है वो भी क्या होता है कि जब क्रोध होती हैं तो वो भी अपना क्रोध प्रकट कर देती हैं। इन सभी विषयों पर पिछले दिनों चर्चा हो चुकी है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। तो मैंने पहले ही आप लोगों से एक विषय पे बात करने के दौरान कहा था कि यहाँ प्रेमचंद जो है वहां जानवरों के माध्यम से हम भारतवासियों की स्थिति उस समय कैसी थी, यानी अंग्रेजों के शासन के समय में कैसी थी, उसकी तरफ उल्लेख किया है। तो भारतीय जो कुछ समय के लिए, बुरे समय के लिए जो थोड़ा सा बचत करते थे और इसकी वजह से उन्हें जो प्रताड़नाएं सहनी पड़ती थी या जो ताना सुनना पड़ता था, रचनाकार कहते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो भी सभ्य कहलाते। कब? जब वो ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर देते। यानी यहां पर रचनाकार कहीं ना कहीं हमें यह संदेश दे रहे हैं, यानी हमें, माने उस समय हमारे जो भारतीय नागरिक थे, कि देखिए सहने की भी एक सीमा होती है। जब आपको यह लगे कि कोई आपका तिरस्कार कह ले, आपके ऊपर अत्याचार कह ले, वो सीमाओं का उल्लंघन कर भी कर रहा है, तब उस समय विरोध आवश्यक है। क्योंकि जुर्म सहना भी एक गुनाह है। अगर कोई आप पर जुर्म कर रहा है तो उसका विरोध अवश्य होना चाहिए। इसीलिए यहां पे कहा गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर देना। तो हम भी सभ्य कहलाते। लेकिन हमारी संस्कृति क्या थी, हमारी सभ्यता क्या थी? अतिथि देवो भव, माने मेहमान जो होते हैं वो भगवान के समान होते हैं। लेकिन कब तक, उसकी भी एक निश्चित सीमा है। जब मेहमान अपनी सीमाओं को भूल जाए, उन सीमाओं का अतिक्रमण कर जाए, तो उसका भी विरोध आवश्यक है। किसने भी कहा था गीता में कि न्याय की रक्षा हेतु, धर्म की रक्षा हेतु अगर अपने बंधु बांधवों को भी दंड देना पड़े तो वो उचित है। यह बातें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। यानी भारतीयों को यहां पर उन्होंने जागृत करने का प्रयास किया है। उनके अंदर सुसुप्त भावना, माने जो सोई हुई देशभक्ति की भावना है, उसको उद्घाटित करने का प्रयास किया है, उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया है। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गढ़े बना दिया। यहां पे उन्होंने जापान विजय का उल्लेख किया है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल, जो कि हमारे विषय का शीर्षक भी है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं,
कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। उन्होंने बैल के लिए बछिया के ताऊ शब्द का प्रयोग किया है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। हमारा माने या प्रेमचंद कह रहे हैं अपने बारे में। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और वह भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, यानी कई प्रकार से। अतएव उसका स्थान भी गधे से नीचा ही है। कई बार हम लोग देखिएगा बेवकूफ के लिए बैल शब्द का भी उपयोग करते हैं, लेकिन प्रेमचंद का कहना है कि बैल में भी विरोध करने की भावना होती है, इसलिए बैल की भी तुलना हम गधे से नहीं कर सकते। अब यहां से घटना शुरू होती है, मुख्य विषय पे हम लोग आ जा रहे हैं। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। जो दो बैल यहां पे आप लोगों ने शीर्षक में देखा, उनका नाम क्या था? हीरा और मोती। क्या नाम था उनका? हीरा और मोती। उसके मालिक कौन थे? झूरी काछी, उनका नाम था झूरी काछी। दोनों पछाई जाति के थे। ये बैलों की विशेषता है, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंच। मैंने यहां देखिएगा, यहां पे निकला रहता है बैलों का, तो उसको कहते हैं डील। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों में ऐसा कोई संबंध नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो एक ही मां के गर्भ से, माने किसी गाय के गर्भ से जन्म लिया, ऐसा नहीं था। लेकिन कई दिनों तक साथ रहने के कारण दोनों में एक भाईचारा, यानी भाई के जैसा आचरण व्यवहार दोनों एक दूसरे से करते थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे। मैंने कहा था ना कि मनुष्यों को जो जीवों में श्रेष्ठ कहा जाता है, बस इसी एक कारण से कि हम लोग बोल पाते हैं, बोलकर अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। लेकिन जीव जंतु क्या करते हैं? मुख्य भाषा में ही अपने शारीरिक भंगिमाओं से, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति को बार बार आपको रेखांकित कर लेना है, याद करके रखना है। महत्वपूर्ण पंक्ति है ये कि इस गुणों से मनुष्य भी वंचित है, मनुष्य के पास भी ये गुण नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं। सिंग मिलाना माने अगर आपस में कभी उनमें थोड़ी बहुत अनमन भी होती थी तो बोलते थे विग्रह के नाते से नहीं, विच्छेद के नाते से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आत्मीयता दिखाने से। कई बार देखिएगा कि अगर आपको मम्मी पापा डांटते हैं तो आप लोगों को बहुत बुरा लगता होगा। इस प्रसंग में इस अर्थ को समझने की कोशिश करिए, पंक्तियों को समझने की कोशिश करें। तो इसका अर्थ क्या होता है? मम्मी पापा आपसे प्यार नहीं करते? कतई नहीं। मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं और वह नहीं चाहते कि आपकी किसी ऐसी कोई गलती हो आपसे, या कोई आप ऐसा कार्य कर जाए जिससे आपका नुकसान हो। इसीलिए वो क्या करते हैं? आपका मार्गदर्शन करते हैं। अपने उस प्यार के माध्यम से, जिसे आप डांट कहते हो या फटकार कहते हो, उसके माध्यम से आपको सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं। केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। जैसे आप दोस्तों को एक दूसरे को धक्का धुक्का दे देते हो, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम किसी से मजाक करते हैं तो मजाक सहने की भी क्षमता हमें होनी चाहिए, और मजाक की भी एक सीमा होती है। हमें ऐसा कोई मजाक नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई बातें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे मित्र की भावनाओं को ठेस पहुंचे, या हमसे जो बड़े हैं, जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, उनके किसी प्रकार से दुख हो। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। यानी मित्रता के नियम को यहां दिखाया गया है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की चेष्टा यही होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ जो मेरे ही कंधों पर हो।
गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नदी में खली भूसी पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। यह है घनिष्ठ मित्रता। देखिए कहा ही क्या है कि मित्रता किसे कहते हैं? जो विपत्ति के समय में, मुश्किलों के समय में हमारा साथ दे। यानी कि जब हम सुखी हैं, हमारे पास धन दौलत है, संपदा है, तो देखिएगा बहुत बहुत सारे दोस्त, मित्र, सगे संबंधी, रिश्तेदार सब बन जाते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होता है ना, तो कोई भी आपके पास खड़ा नहीं होता। जो होता है वही आपका सच्चा सगा संबंधी है या सच्चा मित्र है। यहाँ पे दोनों बैलों में देखिए घनिष्ठता, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने इस गद्यांश में प्रेमचंद ने दोनों बैलों के माध्यम से मित्रता या घनिष्ठता या आत्मीयता की भावना को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि इस प्रकार की घनिष्ठता, इस प्रकार की आत्मीयता या इस प्रकार का एक दूसरे के प्रति लगाव हमारे मन में होना चाहिए। तो आज यहीं तक, धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे।